अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अब विपक्ष के नेता भी अयोध्या के दर्शन को उतारू हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को अब भगवान श्री कृष्ण भी सपने में आने लगे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कई बड़ी बातें भी कही है, साथ ही सरकार की ओर से की जा रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी है। रामलला के दर पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा की। अयोध्या रामलला के दर पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, कार्यक्रम को संबोधित भी किया, विपक्ष पर भी साथ ही साथ निशाना साधा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जय श्री राम के वहां पर नारे भी लगाए गए। सीधा सीधा यहां पहुंचकर दर्शन के बाद जब संबोधन किया तो विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी और यही कारण था हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर, यानी 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आज दंगा हो भी नहीं सकता। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते हैं। एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। पिछली वहीं गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है और प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। छात्रों और छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई बड़ी बातें भी कही है, सुनिए। आज यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहाँ पर यहाँ के लोगों को
जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रदेश मुख्यालय से किन्नर रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता मनीष मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने किन्नर समाज के लिए और उन्हें पार्टी में जोड़ने के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज के किन्नरों का आशीर्वाद लेने के लिए एक आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हमने देखा था जिस तरह जन विश्वास यात्रा निकाली गई थी, आज एक आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। इसमें अब क्या संदेश लेके निकले हैं आज उसकी? नहीं, देखिए, किन्नर समाज भी तो हमारा समाज का एक अभिन्न अंग है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जब मैं महापौर था तो मैंने किन्नर के उत्थान के लिए एक नियमावली बनाई थी। और आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किन्नर बोर्ड बनाया है सरकार ने, और किन्नर बोर्ड काम कर रहा है। तो किन्नर बोर्ड जो काम कर रहा है वो आज इनके समाज में इनको भी नौकरी मिले, इनको भी व्यवसाय करने के लिए ऋण मिले, इनको भी आवास मिले, इनको भी समाज में समान सहभागिता मिले, यही सरकार का प्रयत्न है। सर, जो 42% वोटर बढ़े हैं, इसमें देखा गया है जो ट्रांसजेंडर है 42% की वृद्धि देखी गई है, उसको देखते हैं उसको भी टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद नहीं, हम देखिए, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वो निचले स्तर तक का सब ये काम देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदाता बनना चाहिए। 2022 में फिर से 350 का आंकड़ा जो पार करने की रिकॉर्ड टूटेगा। धन्यवाद। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, बताया थे कि हम हमेशा शुरू से लगातार प्रयास करते हैं और लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। उसी प्रभाव से हम एक बार फिर से जाएंगे और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो इस बार टूटेगा। 350 का जादुई आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ से कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना में कितनी जानें चली गई, सरकार पूरी तरह फेल रही। गोंडा में सरकार ने एक भी कारखाना नहीं लगवाया और सरकार कहती है कि प्रदेश में कारखाने लगवाए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को मंच तक जाना चाहिए था, भले ही कुर्सियां खाली थी। कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और क्यों वापस किए गए। ये सुनने को पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था, लेकिन हमें दुख है। गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सरकार पर आरोप भी लगाए। यह भी कहा कि सरकार कोरोना काल में फेल हुई है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मंच तक जाना चाहिए था, कुर्सियां खाली होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी मंच तक नहीं गए। इलाज कराते कराते और जहां जैसा इलाज संभव था वो इलाज की कोशिश की और उसके बावजूद भी नहीं बचा पाए, और वहीं गरीबों की जान बिना इलाज के चली गई। सरकार अगर मदद करना चाहती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। इसलिए कोरोना में जितने लोगों की जान गई है सरकार अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। अगर सरकार से पूछें कि वो आंकड़े बताओ कि जिसमें कितनी जान गई है, वो सरकार बताने को तैयार नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी, बैंकें डूब रही हैं, ब्याज दर नीचे चली गई। अगर ब्याज दर नीचे जा रही है, कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? किसी भी किसान की किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? जो किसानों को बीज न दिला पा रही हो, खाद न दिला पा रही हो, और अगर बोरी खाद की ले भी ली तो 5 किलो की चोरी हो गई। ये पहली सरकार है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा। यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीब की जेब काट करके अमीर की तिजोरी भरी जा रही है। अमीर तो संपन्न हो रहे हैं, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन गरीब वहीं गरीब होता चला जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे नौकरी के, कभी 5 लाख नौकरी, कभी 1 करोड़ रोजगार, फिर 2 करोड़ रोजगार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिलों की खुशहाली ला दी है। मुझे नहीं पता गोंडा जिले में कितना पैसा आया होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बहाने हमने जगह जगह कारखाने लगा दिए। अरे गोंडा के लोगों बताओ, आपके यहाँ कौन सा कारखाना लगा है?
जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। मुझे जो जानकारी है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ये बताती कि 3 कानून क्यों लाए गए थे किसानों के लिए और 3 कानून क्यों वापस हुए। ये पूरा देश सुनने को रह गया। उधर आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल मोड में हुई है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अग्रिम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जयंत ने कोरोना की स्थिति पर चिंता भी जताई है। 10 जनवरी से आगरा में शुरू होने वाला था लोक क्रांति रथ, इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। बैठक में जयंत ने अखिलेश के साथ बैठक को लेकर चर्चा की। रालोद और सपा की गठबंधन तय हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में योग्य उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। प्रत्याशी चयन के लिए संसदीय समिति का गठन करेगी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को सुझाव जो भी होगा वो समिति द्वारा दिया जाएगा। 15 जनवरी से गांव गली दस्तक अभियान चलाएगी आरएलडी, वहीं 12 फरवरी तक ये पूरा अभियान चलेगा। आरएलडी की गांव गली दस्तक अभियान की शुरुआत जनवरी में होगी, जो कि 12 तारीख तक चलेगा, 12 फरवरी तक चलेगा। और ये वर्चुअल जो बैठक हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जयंत चौधरी ने चिंता भी जाहिर की है। कहते हैं आप अपनी प्रतिमा और कला से दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी कलाकार को अपनी कला के जरिए घिनौनी हरकत करते हुए देखा है? नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं जावेद हबीब का ये वायरल वीडियो। देखिए कैसे कलाकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है। ये वो वीडियो है जो हुनर और कला के नाम पर काला धब्बा है। ये वो वीडियो है जिसमें कला की तौहीन की जा रही है और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि तौहीन पर लोग तालियां बजा रहे हैं। कमी है ना। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला के बालों में थूक लगाकर काटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जावेद हबीब बाल काटते हुए पानी का इस्तेमाल न कर अपनी थूक का इस्तेमाल करते हैं और जावेद यही नहीं रुकते और कहते हैं कि इस थूक में जान है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जावेद ने माफी मांग ली है, लेकिन मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में पूजा गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं और हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांग। वहीं महिला ने कहा कि वो किसी भी गली नुक्कड़ पर नाई से बाल कटवा लेंगी, लेकिन जावेद हबीब से कभी बाल नहीं कटवाएंगी। महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए जावेद हबीब को नोटिस भेजा है। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊंगी। वीडियो वायरल होने पर जावेद हबीब की जमकर आलोचना हो रही है। क्या कोई कलाकार कभी भी अपनी कला का इतना गंदा प्रदर्शन कर सकता है? ना ये मजाकिया अंदाज हो सकता है और ना ही ये कोई स्टंट है। ये जावेद हबीब की ओछी सोच और मानसिकता है, जिसे आज पूरा देश देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने 2 अहम फैसले संस्कृत भाषा में लिखकर इतिहास रच दिया है। आपको ये बता दें कि राजस्व कोर्ट के इतिहास में संस्कृत भाषा में ये पहली बार जजमेंट लिखी गई है। सरकारी कामकाज और न्यायालयों की भाषा उत्तर प्रदेश में हिंदी के रूप में मान्य है, लेकिन मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा में निर्णय पारित कर इतिहास रचा।
उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा के सायरा में उद्यान एवं खाद्य विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गोष्ठी में शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड केंद्र का उद्घाटन किया। कौशाम्बी वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सौगात दी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड केंद्र का उद्घाटन करके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कौशाम्बी की, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और उन्होंने कौशाम्बी के लोगों को सौगात दी है। इन भारत और इजराइल के सहयोग से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड उत्पादन का एक सेंटर यहाँ पर स्थापित हो रहा है, जिसकी लागत 6 करोड़ से अधिक है। साथ में आज हम लोगों ने 14 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के एक विशेष विजन के अंतर्गत PFMIE योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर की केंद्रों की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिसके माध्यम से चाहे आलू का उत्पादन हो, चाहे आम का उत्पादन हो, अमरूद का उत्पादन हो, केला का उत्पादन हो। उधर सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इटावा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने इटावा और बिस्कोहर नगर पंचायत में करोड़ों की सड़क, तालाब और अन्य योजनाओं की सौगात चुनाव से ठीक पहले क्षेत्रीय जनता को दी है। इस अवसर पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि आज उनका सपना पूरा हुआ है। सिद्धार्थनगर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने सौगात दी है अपने विधानसभा क्षेत्र को, जहां दर्जनों विकास कार्यों की सौगात दी गई है। आज विधानसभा क्षेत्र इटवा के विधायक के रूप में मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दिन है। विधानसभा क्षेत्र इटवा के लिए इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना ये आज़ादी के बाद का ही एक सपना था। 1975 से बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना का आंदोलन चल रहा था। इटवा की भी वर्षों से प्रतीक्षा थी। 1988 में जब इटवा तहसील बना तब तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले 1-2 वर्षों में नगर पंचायत बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पूर्वांचल में ही नहीं, इस जनपद में भी इटवा और बिस्कोहर से छोटे छोटे कस्बे नगर पंचायत बन चुके थे, लेकिन इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत नहीं बन पाया था। ऐसी विधानसभा थी जिसमें एक भी नगर पंचायत नहीं था। आज वो न केवल उस नगर पंचायत की स्थापना का सपना पूरा हुआ, बल्कि दोनों नगर पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।